हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, साथ ही साथ बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो पहले हम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बजट को हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं इंडिया हिंदी में से, आर्थिक सर्वेक्षण। मैंने जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया है तो उसमें मैंने बजट वाले चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ाया है कि बजट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सारी मैंने वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाई है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। जब मैंने वहाँ पे बजट पढ़ाया आपको तो मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। तो हर साल आपको पता है कि बजट हर साल कब आता है, 1 फरवरी को आता है। हर साल 1 फरवरी को बजट आता है। अब ये मत सोचना इस बार तो अभी जुलाई में बजट आया। देखिए, जब लोकसभा चुनाव जनरल इलेक्शंस वाला ईयर होता है, जैसे 2024 जनरल इलेक्शन वाला ईयर था, नई सरकार, लोकसभा का चुनाव के बाद नई सरकार चुनी जानी थी, भारत सरकार। तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा के इलेक्शन से पहले जो लास्ट बजट होता है सरकार का अपने टर्म का, उसको इंटरिम बजट कहते हैं। वो फुल फ्लेज बजट नहीं होता है, उसमें सरकार सिर्फ अपना प्लान बताती है और जब तक चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद नई सरकार आएगी तो बजट प्रस्तुत होगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा और फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के बाद चुनाव होगा, उसके बाद नई सरकार आएगी, उसके बाद नया बजट लाएगी। उससे पहले के जो खर्चे हैं उनके लिए वो सरकार क्या करती है, एक बोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान जो मैंने आपको बजट में पढ़ाया है, बोट ऑन अकाउंट लाती है, मतलब कुछ एडवांस पैसा ले लेती है जिससे नई सरकार के गठन तक वो अपने खर्चों को चला सके। उसके बाद नई सरकार आई, नई सरकार आने के बाद उसने पूरा बजट, पूरे साल का फुल फ्लेज बजट प्रस्तुत किया। तो इंटरिम बजट क्या होता है वो बजट में मैं पढ़ाऊंगा, मैंने बता दिया आपको। जब लास्ट इलेक्शन का जो लास्ट ईयर होता है, इलेक्शन मतलब इलेक्शन से पहले वाला जो बजट होता है, अपने टर्म का लास्ट बजट या इलेक्शन से पहले वाला बजट, वो इंटरिम बजट होता है। क्लियर? तो आपको पता है नॉर्मली बजट 1 फरवरी को आता है। जैसे इस साल जो बजट मान लो आया, इंटरिम बजट जो आया, वो 1 फरवरी को आया 2024 को। और बजट आया किसका? 24-25 का। बजट फ्यूचर ईयर का होता है जो शुरू होगी 1 अप्रैल से। इसका मतलब अभी 2 महीने हैं। तो बजट जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, आने वाले साल जो 2 महीने बाद शुरू होना है 1 अप्रैल से, उस पूरे साल में कितना कमाएगी सरकार और कितना खर्च करेगी, इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा प्रपोज करती है। मैंने आपको पहले ही बताया। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को शो करता है। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वर्तमान अर्थव्यवस्था की तस्वीर क्या है, यह इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो वर्तमान ईयर कौन सा चल रहा है? 2023-24 आने वाला है। 24-25 जो अब इस समय शुरू हो चुका है, जब बजट आया था तो ये आने वाला था। तो करंट में उस समय ईयर कौन सा चल रहा था? 23-24। तो 23-24 का क्या आया? इकोनॉमिक सर्वे। मतलब वर्तमान अर्थव्यवस्था की तस्वीर बताता है इकोनॉमिक सर्वे कि करंटली इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से सेक्टर्स वेल परफॉर्मिंग है, कौन कौन से सेक्टर्स अंडर परफॉर्मिंग है। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनमें क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए, पॉलिसी के लेवल पे सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब इकोनॉमिक सर्वे बताता है। और इकोनॉमिक सर्वे को बेस बना के सरकार क्या लाती है? बजट लाती है। इकोनॉमिक सर्वे में जो रिकमेंडेशंस दी होती हैं प्रॉब्लम को, इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बजट में उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं इकोनॉमिक सर्वे
हर साल के बजट से पहले आता है और इकोनॉमिक सर्वे हर साल के बजट का बेस होता है। इकोनॉमिक सर्वे बजट आने के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, मतलब 31 जनवरी को हर साल इकोनॉमिक सर्वे प्रपोज्ड होता है और पब्लिक होता है, और बजट कब आता है? अगले दिन 1 फरवरी को। चलिए इस पे डिस्कस कर लेते हैं इस बार के सर्वे का। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है ये मैंने पहले ही बता दिया, यही लिखा हुआ है हर एक करंट फाइनेंशियल ईयर में। यहां पे क्या लिखा है? पिछला फाइनेंशियल ईयर। पिछला मतलब ये चल रहा है, क्योंकि बजट आ चुका है क्या? अगले फाइनेंशियल ईयर का। तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका सर्वे होता है, उसका सिचुएशन बताया जाता है। ये देखिए पहला क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूरे साल में इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ने जो प्रोग्रेस की है उसका समीक्षा करना, उसका रिव्यू करना। मैंने पहले बोला कौन कौन से सेक्टर्स वेल परफॉर्मिंग है, कौन कौन से सेक्टर्स अंडर परफॉर्मिंग है। क्लियर है? चलिए तो ये सारा कुछ जो मैंने पहले बताया वही सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है वित्त मंत्रालय। अब तैयार कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, आर्थिक मामलों का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA। यही वो डिपार्टमेंट है जो बजट भी तैयार करता है। ये डिपार्टमेंट बजट तैयार करता है, और बजट से ठीक पहले कौन? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण जी हैं। ये क्या करती हैं? बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे को क्या करती हैं? प्रपोज करती है। कब किया गया? 23 जुलाई को बजट आया, 22 जुलाई को इंटरिम बजट आया था। 1 फरवरी को हर साल बजट आता है, तो कब? 31 जनवरी को हर साल कौन? वित्त मंत्री जी इसको प्रपोज करती है। तैयार कौन करता है इसको? प्रिपेयर कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो करेंटली कौन है? बी अनंता नागेश्वरम। कौन है? इनका फोटो यहां लगा हुआ है, अनंता नागेश्वरम। पहले भारत सरकार के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? जे अंजारिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस इकोनॉमिक सर्वे को बजट सत्र जब होता है, जिसमें बजट डिस्कशन होता है, इस इकोनॉमिक सर्वे को बजट की तरह दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इसको भी टेबल किया जाता है स्टडी के लिए, डिस्कशन के लिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। भारत में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है? और तब से इसे 1951 से इसे बजट के साथ टेबल किया जाता था। मतलब बजट आता था और बजट का जो डॉक्यूमेंट होता था उसी के साथ डॉक्यूमेंट लगा होता था इकोनॉमिक सर्वे का। जिस दिन बजट आता था उसी दिन इकोनॉमिक सर्वे आता था। लेकिन कब से? 1964 से बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अलग कर दिया गया। एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, अगले दिन बजट आता है। कब से? 1964 से। नाउ ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के क्या क्या हाइलाइट्स हैं उनकी बात करें। पहला, इसने ये ट्रेंड बताया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी ने ग्रोथ को रजिस्टर किया पूरे 2023 के साल में, ग्लोबल इकोनॉमी का जो साल है 2023 और हमारा फाइनेंशियल ईयर बोला जाएगा क्या? 23-24। तो वो ग्रोथ रेट 3.2% थी, जो 2022 से थोड़ा कम थी। अब ये देखने वाली बात है, ग्लोबल इकोनॉमी लगातार क्या कर रही है? डाउनफॉल कर रही है। इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है? बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस इतने ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो इस फाइनेंशियल ईयर में 8% को भी पार कर गई। और इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन G20 कंट्री या लार्जेस्ट इकोनॉमीज। क्लियर है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको इकोनॉमी में पढ़ाया है, तो आप वहां से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगला, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको
इकोनॉमी का चैप्टर जो था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, वहां भी पढ़ाया था एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। यहां पे ये रिफाइन होके डाटा आ गया करंट का कि भारत की जीडीपी में, जीबीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर का 17.7 है, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री का है और तीसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर का है। जो टर्शरी सेक्टर मैंने पढ़ाया है, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी सेक्टर पढ़ाया है, एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर पढ़ाया। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, ये इसमें क्या है, इसमें वृद्धि हुई है, ग्रो किया है इसने। टोटल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू ने 13.4% का ग्रोथ की है और जो टैक्स वॉयंसी है वो भी बढ़ी है, कितने से, 1.4। इसका मतलब ये दिखाता है कि सरकार की इनकम बढ़ रही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बढ़ रहे हैं। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, नई इंडस्ट्री लग रही है, जीएसटी बढ़ रहा है, इसका मतलब कंजप्शन पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। मतलब ओवरऑल हर तरीके से टैक्स में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसमें ग्रोथ हो रही है। टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ना ये बताता है, टैक्स बॉयंसी को बताता है। क्लियर। और इस टोटल टैक्स रेवेन्यू में 55% जो हिस्सा है वो डायरेक्ट टैक्सेस का है। मैंने डायरेक्ट टैक्स पढ़ाए हैं और इनडायरेक्ट टैक्स आपको इकोनॉमी में पढ़ाए हैं ऑफिसर्स बैच में। और 45% इनडायरेक्ट टैक्स का, ये डेटा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बजट में आपको पढ़ाया है, बजट को मैंने आपको पढ़ाया था। सरकार जब बजट लाती है तो अपना इनकम और एक्सपेंडिचर बताती है पूरे साल का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। और रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू इनकम, जिसको रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोला है मैंने, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिसमें मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे इंपॉर्टेंट बताया है, कैपेक्स बताया है। और ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है उसको बताता है। तो सरकार लगातार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो देश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। भारत सरकार का इस साल के बजट के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 9.5 लाख करोड़ रहा, जो पिछले 20 वर्ष के स्तर से कितना बढ़ गया है, 2.8 टाइम्स बढ़ गया है। अगला, मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग्स पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन पढ़ाया था, सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रेटिंग कंपनियों की होती है, सिविल या क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल का होता है, और सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कंट्रीज या इकोनॉमीज की होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया। और दुनिया की 3 बड़ी कंपनियां हैं जो कंट्रीज की, इकोनॉमीज की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग निकालती हैं, जिसमें मैंने आपको फिच पढ़ाया था, मूडीज पढ़ाया था और S&P पढ़ाया था। तो S&P ने जो ग्लोबल रेटिंग निकालती है, किसकी, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग निकालती है किसी इकोनॉमी या कंट्री की, उसने 2024 में भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है। इसका मतलब है अब और आसानी से भारत को इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते में लोन मिल जाएगा, भारत में इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि भारत की क्रेडिट रेटिंग अच्छी हुई है। इसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी में रिस्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आने के चांस ज्यादा है, लोन रिटर्न होने के चांस ज्यादा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आपको पढ़ाया है, जो अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है, बेरोजगारी को बताता है, और इसको जारी करने वाली संस्था का नाम NSO मैंने बताया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये हर 5 साल में आता है। ये बताता है कि इतनी बड़ी महामारी कोविड का, इतना बड़ा पेंडेमिक होने के बाद भी ऑल इंडिया लेवल पर बेरोजगारी जो दर है वो तेजी से क्या हो रहा है, कम हो रही है। नेक्स्ट, आपको पता है इन्फ्लेशन कोविड के बाद से इंडियन इकोनॉमी, मैंने आपको पढ़ाया है इन्फ्लेशन रेट बैलेंस पॉइंट क्या है, 4% है, प्लस माइनस 2% का इसमें क्या दिया गया है, 2% का स्पेस दिया गया है, मतलब मैक्सिमम 6%, मिनिमम 2% इन्फ्लेशन रेट।
और बैलेंस पॉइंट मैंने आपको बताया है 4% है। क्लियर है? तो 4% से आप देखोगे कोविड के बाद से लगातार महंगाई दर दुनिया में ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पॉजिटिव दिखाई दे रही है। भारत में भी इन्फ्लेशन काफी कोविड के बाद से बढ़ रही थी, 6%, 7%, 8% को क्रॉस कर रही थी। आरबीआई लगातार कोविड से इन्फ्लेशन को कम करने का प्रयास कर रहा है और मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कम करने का प्रयास करता है। इसके लिए वो अपने इंटरेस्ट रेट, जिसमें रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो आरबीआई ने अब तक कोविड के बाद से 250 बेसिस पॉइंट, मतलब 2022 फरवरी 2023 के बाद से जब से इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, 250 बेसिस पॉइंट का मतलब है 2.5% बढ़ा दिया है। करेंटली रेपो रेट जो है ऑल टाइम हाई है और वो 6.5% है, महंगाई को काउंटर करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का जो क्रेडिट डिसबर्सल है, लोन जो बांट रहे हैं वो तेजी से बढ़ रहा है और मार्च 2024 के लास्ट तक इसमें ग्रोथ कितनी हो गई है? 20.2% की ग्रोथ हो गई है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर लोन भी बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर लोन्स बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और उससे प्रोड्यूसर लोन बढ़ेंगे, मतलब प्रोड्यूसर लोन्स मैंने बताया आपको क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। अगर मैं एग्रीकल्चर क्रेडिट, और एग्रीकल्चर क्रेडिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी स्कीम 2021 से 2024 की तुलना में कितना हो गया? 1.5 टाइम्स बढ़ गया है। अगला ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मैंने पूरा एक टॉपिक पढ़ाया है बैंकों में। एनपीएस जो बैड लोन्स या बैड एसेट्स होती हैं, ऐसी एसेट जो परफॉर्मिंग नहीं रह गई हैं, ऐसे लोन जो परफॉर्मिंग नहीं है, अर्थात जिनकी इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो गई है और वेट करता है, मैंने बताया है वो टाइम पीरियड जिसमें इंस्टॉलमेंट आने का वेट करता है बैंक, वो 90 डेज होता है, 3 महीने होता है। 3 महीने के बाद उसको एनपीए में डाल देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है। तो एनपीए को आप स्ट्रेस्ड एसेट्स भी कह सकते हो, रिस्क एसेट्स भी कह सकते हो, बैड एसेट्स भी कह सकते हो। ये मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया है। तो बैंकों का एनपीए लगातार कम हो रहा है और पिछले 12 साल का जो हिस्ट्री है बैंक के एनपीए की, उसमें सबसे मिनिमम लेवल पे आ गया है। ये फाइनेंशियल ईयर 2018 में कितना था? 11.2% था एनपीए, अपने टॉप पे था, जो घट के 2.8 हो गया है। पिछले 12 साल का लो है, मतलब बैंक लिक्विडिटी क्राइसिस से, एनपीए की प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। बैंक की बैलेंस शीट अच्छी हो रही है, बैंक पे लिक्विडिटी क्रंच की समस्या खत्म हो रही है, बैंक पे पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है। इससे इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर लोन दोनों तेजी से बढ़ेंगे, बैंकों की स्थिति मजबूत होगी। और मैंने आपको इकोनॉमी में पढ़ाया है, बैंकिंग सेक्टर का फाउंडेशन बैंक जो है, किसी भी इकोनॉमी का फंडामेंटल या फाउंडेशन होता है बैंकिंग सेक्टर, जहां से इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है। नाउ कौन कौन से आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं डिस्ट्रेस्ड एसेट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व? ये डिस्ट्रेस्ड एसेट्स कौन है? एनपीए है, जो मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं ऑफिसर्स बैच में। तो एक इंपॉर्टेंट क्या है? एनएआरसीएल, ये मैंने आपको पढ़ाया है, इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट्स या पब्लिक सेक्टर कहते हैं जिसे, बैड बैंक है। ये भारत का पहला सरकारी बैड बैंक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है इकोनॉमिक्स की क्लास में, ऑफिसर्स बैच में। ये आपको मैंने पढ़ाया है। 2022 में आरबीआई ने इसे लाइसेंस दिया है। ये भारत का पहला सरकारी बैंक है और इसी के साथ एक प्राइवेट बैंक भी बना, बैड बैंक, जिसका नाम है आईडीआरसीएल, इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये दोनों मैंने आपको पढ़ाया। बैड बैंक वो बैड बैंक होते हैं जो डील करते हैं बैड एसेट्स को या एनपीएस को। इसके अलावा मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो भारत का लेटेस्ट रिकवरी लॉ है, 2016 में आया, ये मैंने आपको पूरा ब्रीफली पढ़ाया है बैंकिंग वाले चैप्टर में। ये इंडिया का लेटेस्ट रिकवरी लॉ है। अगला पॉइंट ये है कि वित्तीय संस्थानों में खाता रखने वाले जो एडल्ट्स हैं, उनकी संख्या
2011 में 35% थी जो बढ़ के 27। इसका मतलब है कि भारत में तेजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। ये भी मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वित्तीय समावेशन क्या होता है? इंक्लूजन मतलब जिसमें सबको शामिल करना, किसमें? फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी होती हैं? पढ़ाया है मैंने आपको, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज या पेंशन या सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज। और इन सब के लिए कॉमनली क्या चाहिए? एक बैंक अकाउंट चाहिए। क्लियर है? तो और वित्तीय समावेशन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का भारत में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो 2024 में शुरू की गई, 2014 में शुरू की गई, जीरो बैलेंस अकाउंट। और भारत का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पहले फोकस करता था हर घर में एक अकाउंट हो, अब फोकस करता है हर व्यक्ति तक एक अकाउंट। तो हमने स्ट्रेटजी को भी चेंज कर दिया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी तो इस टारगेट के साथ आई थी कि घर में एक बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए। अब इस टारगेट के साथ है कि हर इंडिविजुअल, हर एडल्ट पर एक क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए। अगला MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये वो संस्थाएं होती हैं, ये NBFCs की तरह होती हैं, बैंकों की तरह होती हैं, बैंक नहीं होती हैं। और ये छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड कराती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड कराती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गांव या छोटे छोटे क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के मामले में, नंबर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के मामले में चाइना के बाद भारत दूसरे स्थान पे आ गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराते हैं वो भारत में टारगेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्राइमरली काम है रूरल एरियाज में। और ये बहुत अच्छी बात है, भारत के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टोटल जितना लोन बांटते हैं उसमें 74% वो रूरल एरियाज पे फोकस करते हैं। MFI में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, MFI की जो टोटल कस्टमर्स हैं उसमें 98% कौन है? वुमेन है, महिलाएं हैं। इसका मतलब है महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें छोटे छोटे लोन तेजी से मिल रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तेजी से क्रिएट होगा गांव में, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं का, फीमेल का, वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी तेजी से होगा। आपको पता है भारत में रियल एस्टेट मतलब हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार ने एक फंड बनाया था जिसका नाम था REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड। एक म्यूचुअल फंड की तरह था जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे, लोग इन्वेस्ट करते थे इसमें। ये सरकारी व्हीकल है, सरकार ने बनाया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एक म्यूचुअल फंड की तरह है। जिसमें जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो सारा पैसा सरकार रियल एस्टेट हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। वहां से जो भी रिटर्न आएगा शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग उसी बेसिस पे आपको रिटर्न होगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने एक और फंड बनाया था जिसका नाम था इनबिट। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। और बहुत तेजी से इसने क्या किया है? पैसे जुटाए हैं। मतलब इन दोनों फंडों में पर्याप्त मात्रा में तेजी से क्या आया है? पैसा आया है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है। कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दुनिया का, भारत का शेयर मार्केट 5वां सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, जहां 5वें नंबर पे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मतलब पैसे को, इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करने में। अगला गिफ्ट सिटी गुजरात, भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है ये। IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मतलब जहां दुनिया भर की कंपनी, दुनिया भर के इंटरनेशनल कंपनी, एक प्रकार से ये इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है। दुनिया भर के मेजर स्टॉक मार्केट जो है वो इससे कनेक्टेड होते हैं। भारत का पहला है, गिफ्ट सिटी गुजरात, गांधीनगर में है ये। तो इसकी चर्चा भी है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बीमा की पहुंच जो 2013 में 4% थी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया मॉडरेट स्लाइटली टू 4% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 फ्रॉम 4.2% फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब भारत में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है
कि टोटल पॉपुलेशन में इंश्योरेंस का मतलब कितने लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो बाइक का इंश्योरेंस हो, है ना, तमाम तरीके के जो इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रोडक्ट होता है इंश्योरेंस। साथ ही साथ हालांकि दूसरा ये है कि भारत में जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो बढ़ रही है, जो 91 यूएस डॉलर से जो 22 में था उससे बढ़ के 92 यूएस डॉलर हो गई। क्लियर? इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब होता है टोटल कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उससे इंश्योरेंस डेंसिटी निकलती है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कितनी पॉपुलेशन तक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस की सर्विसेज पहुंच रही हैं। भारत में इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है? पहली स्कीम इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 भारत का विकसित भारत का जो है सपना है, विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने का जो टारगेट है। आयुष्मान भारत हेल्थ का इंश्योरेंस स्कीम है, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इसके अलावा बीमा सुगम है, बीमा वाहक है और बीमा विस्तार है। ये स्कीम्स हैं जो इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्राइस या इन्फ्लेशन का मामला। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो भारत में इन्फ्लेशन रहा, रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कितने पे रहा 5.4%, मतलब थोड़ा ज्यादा रहा। जो हमारा बैलेंस पॉइंट कितना है, इकोनॉमी का बैलेंस पॉइंट 4% का इन्फ्लेशन रेट है, उससे थोड़ा ज्यादा रहा। हालांकि ये इन्फ्लेशन रेट एज कंपेयर टू ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है। आज के टाइम में ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 9-10 के आसपास है। क्लियर? अगला हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, हेडलाइन का मैंने बताया आपको, हेडलाइन इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया एक कोर इन्फ्लेशन होता है और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल इन्फ्लेशन होता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन अदर देन फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब मैं माइनस कर दूं फूड पर और फ्यूल पर जो प्रोडक्ट है उनके इन्फ्लेशन, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल होते हैं, तो उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मैंने बताया क्या है। कोर इन्फ्लेशन भी लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये दिखाता है, देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन है सीपीआई 5.4% है, जबकि कोर इन्फ्लेशन कितना आ गया 3.8%। इसका मतलब है कि भारत में इन्फ्लेशन ज्यादा किस पे है, तो ज्यादा फ्यूल और फूड प्रोडक्ट्स पे है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल पे जो इन्फ्लेशन होता है वो माइनस हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स मतलब फूड प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को कितने पे अवेलेबल होते हैं, ये कंज्यूमरों का लिए फूड प्राइस का इंडेक्स बताता है। जो मैंने पहले ही बोला है कि फ्यूल और फूड पे महंगाई आपको इस समय इकोनॉमी में दिखाई देगी। ये 3.8 से बढ़ के कितना हो गया 7.5%। क्या क्या किया गया इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए पूरे 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में? तो देखिए सब्सिडाइज रेट पर सरकार ने भारत आटा को इंट्रोड्यूस किया, भारत राइस को, भारत दाल को। ये सब आप देखोगे, आप किसी भी पब्लिक शॉप पे जाओगे तो वहां पे आपको सरकार सस्ते में भारत आटा ब्रांड के नाम से आटा दे रही होगी, राइस दे रही होगी, भारत दाल। इसके अलावा सरकार ने फूड इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोविड में लॉन्च की थी, इसको 2024 से 2029 के लिए बढ़ा दिया है, अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जो एक फ्री राशन की स्कीम है। क्लियर? आरबीआई और आईएमएफ का जो अनुमान है कि इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है विल प्रोग्रेसिवली अलाइन टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 26। जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब इस साल 24-25 है, अगला, उसमें हम जो टारगेट है बैलेंस पॉइंट कितना है
इन्फ्लेशन टारगेट 4% का है, उसको प्राप्त कर लेंगे, अभी 5.4% के आसपास है। एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बीओपी अकाउंट, इंडिया का रेस्ट वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड होता है, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें मैंने आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ाया है, इसके दो पार्ट्स के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल पूरा 23-24 में बढ़ गया है, कितना 0.23%, और भारत का इंपोर्ट जो है वो 4.9% कम हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है भारत एक्सपोर्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और अगले 5 से 10 साल में इंडिया इंपोर्ट इकोनॉमी से एक्सपोर्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारी विदेशों पर जो डिपेंडेंसी है गुड्स और सर्विस को लेके वो कम हो रही है, और हम एक्सपोर्ट को बढ़ा के विदेशों की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक और पॉइंट है जो मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मैंने आपको पढ़ाया है, विजिबल आइटम होता है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसको मर्चेंडाइज कहते हैं। उसमें जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब है मर्चेंडाइज में करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट में कौन सा, गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसका जो घाटा है वो क्या हुआ है, नैरोड हुआ है, मतलब कम हुआ है। तो हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसमें भी क्या आया है, कमी आया है, स्पेशली किसमें, मर्चेंडाइज में। नाउ अगर सर्विसेज में एक्सपोर्ट को देखें, सर्विसेज का मतलब कौन सा, मैंने आपको पढ़ाया है, कौन से आइटम, इनविजिबल आइटम्स। तो भारत जो है उसका जो है सर्विसेज में एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, और इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सर्विसेज एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। और दुनिया भर के ग्लोबल एक्सपोर्ट में, सर्विसेज में ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो शेयर है 1993 में 0.5% था, 2022 में ये बढ़ के 4.3% हो। 2021 से 2024 के बीच में भारत सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए किए, जिसमें एक मॉरिशस है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, और ईएफटीए, ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसपे अभी बातचीत चल रही है, ये अभी लागू नहीं हो पाया है। लिखा भी है, एक्सेप्ट ईएफटीए ऑल दीज एफटीएज हैज कम टू। एफटीए मैंने आपको पढ़ाया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का एक पार्ट है, जिसमें मैंने आपको रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में पीटीए पढ़ाया था, एफटीए पढ़ाया था, कस्टम यूनियन पढ़ाया था, कस्टम यूनियन के बाद कॉमन मार्केट पढ़ाया था, और कॉमन मार्केट के बाद सबसे एडवांस मैंने पढ़ाया था आपको इकोनॉमिक यूनियन। और मैंने यूरोपियन यूनियन के 20 देश जिनकी करेंसी कॉमन करेंसी यूरो है वो मिलके बनाते हैं इकोनॉमिक यूनियन, उसका एग्जांपल भी दिया था। ये मैंने आपको ऑफिसर्स बैच में पढ़ाया है। देखिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का जो मैंने पहले बताया करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस का जो घाटा है वो लगातार घटते हुए कितने पे आ गया है, 0.7% ऑफ जीडीपी पे आ गया है, जो पिछले साल 2% था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका मतलब है इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंडिया का इंपोर्ट कम हो रहा है। इंडिया इंपोर्ट इकोनॉमी की जगह एक्सपोर्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जो रेमिटेंस मैंने आपको पढ़ाया है कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। जो एक्सटर्नल डिपॉजिट आता है दो तरह से आता है, एक एनआरआई डिपॉजिट मैंने आपको पढ़ाया, एक रेमिटेंस पढ़ाया। एनआरआई डिपॉजिट मतलब वो भारत के लोग जो विदेशों में काम करते हैं, जिनको एनआरआई का स्टेटस मिला हुआ है और वो वहां से कमा के भारत में जो भेजते हैं, फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनका एनआरआई अकाउंट होता है, उसमें पैसा आता है यहाँ अपने फैमिली के लिए। वो डॉलर जो है उसको हम एनआरआई डिपॉजिट कहते हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें एनआरआई का स्टेटस नहीं मिला है, भारत के लोग विदेशों में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, कोई ट्रक चला रहा है, कोई कैब चला रहा है, वो भी डॉलर कमा के यहाँ भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। और इंडिया पिछले 10 सालों से, इंडिया लगभग 10 सालों से लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया को प्राप्त होता है और ये बढ़ते हुए
106 बिलियन डॉलर हो गया है 2023-24 में। अगला, जो भारत का नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल अकाउंट का पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको, वो दो टाइप का बताया था, एक एफडीआई और एक फॉरेन डायरेक्ट, विदेशों से आया ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे कोई नई इंडस्ट्री, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे ग्रीन फील्ड कहते हैं इन्वेस्टमेंट, वो एफडीआई बोला जाता है। और विदेशों से आया ऐसा पैसा जिससे कोई एग्जिस्टिंग या ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, उसे एफपीआई कहते हैं। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? ये मैंने इसका कंपैरिजन भी आपको पढ़ाया है ऑफिसर्स बैच में इकोनॉमी में। तो यहां से देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से डेटाबेस क्वेश्चन हो सकते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे में जिन जिन स्कीम्स की चर्चा है, जिन जिन पॉइंट्स पे चर्चा की गई है, वो सब खुद में एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ना एफडीआई के बारे में बात करें कि विदेशों से एफडीआई, एफपीआई की बात तो देख ली हमने, बढ़ रहा है। एफडीआई ज्यादा अच्छा होता है, एफपीआई भी अच्छा होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि वो ओल्ड या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोडक्शन या इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है। जबकि एफडीआई जो विदेशों से पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, उससे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया एयरपोर्ट, नया पोर्ट, नई जो है यूनिवर्सिटी, इस तरीके से डेवलप हो रहा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, नया एक्सप्रेसवे, नया हाईवे डेवलप हो रहा होता है। साथ ही साथ नई इंडस्ट्री लग रही होती है जिसको ग्रीन फील्ड कहते हैं। तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए रुकता है, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज्यादा ग्रोथ को प्रमोट करता है। दिक्कत ये पॉइंट कंसर्निंग है, स्टार मार्क करके रखना, भारत में इस साल एफडीआई इनफ्लो जो है वो घट गया है। पिछले साल 42 बिलियन डॉलर का आया था 2022-23 में, जो घट के 26.5 बिलियन का रह गया। ये कंसर्निंग पॉइंट है एफडीआई का घट जाना। चाइना प्लस वन पॉलिसी, देखिए चाइना प्लस वन पॉलिसी कोविड के बाद ये कॉन्सेप्ट सामने आया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है चाइना प्लस वन पॉलिसी किसको डेडिकेटेड है, किसका को उसके सेंटर में कौन है। देखिए कोविड आया और कोविड-19 आपने पता होगा कि चाइना का एक शहर है जिसका नाम है वुहान, वहां से निकला, इसीलिए इसको चाइना का वायरस या वुहान वायरस कहा गया। चाइना ने ये बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाया और सिद्ध भी हो गया, ये कई जगह प्रूफ भी हुआ कि चाइना ने लैब में बनाया था, ये एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया और दुनिया भर में इसको चाइना ने फैला दिया। क्लियर? और चूंकि दुनिया भर की जो गुड्स की सप्लाई चेन है वो चाइना पे डिपेंड है, दुनिया भर में चाइना अपने गुड्स की डंपिंग करता है, हर इकोनॉमी में, हर देश में उसके गुड्स जो है फैले हुए हैं। तो उसी सप्लाई चेन की वजह से, उसी सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी दुनिया की जो चाइना पे है, उसकी वजह से वो कोविड का वायरस वो पूरी दुनिया में फैलता चला गया। तो चाइना वैसे भी जाना जाता है अपने सामान की, सस्ते सामान की डंपिंग करने से, डंपिंग दुनिया भर के देशों में डंपिंग करके उनकी इकोनॉमी को कोलैप्स करता है। साथ ही साथ अब बायोलॉजिकल वेपन की तरह कोविड जैसे वायरस का यूज कर रहा है। क्लियर? ऐसे में यूरोप और अमेरिका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट, जो कोविड का इंपैक्ट था वो यूरोप अमेरिका में था, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर, अमेरिका और यूरोप जो है, यूरोप के ज्यादातर देश सब डेवलप्ड कंट्री है, ये सर्विस इकोनॉमी है और गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए ये चाइना पे बहुत हद तक डिपेंड है। तो जापान है, जापान भी एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है लेकिन काफी मात्रा में वो सामान वहां से मंगाता है। इन सारे देशों ने, अमेरिका, यूरोप के देशों ने कहा कि भाई चाइना पे डिपेंडेंसी सही नहीं है, चाइना की सप्लाई चेन पे डिपेंडेंसी सही नहीं है, इसीलिए एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन डेवलप की जाए। और वो सप्लाई चेन डेवलप करने का पोटेंशियल एक ही देश रखता है, इतना बड़ा देश, वो हमारा देश है इंडिया। चाइना जितने बड़े लेवल पे दुनिया भर में ग्लोबल सप्लाई चेन को मेंटेन करता है गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, वो केवल इंडिया उसको रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी जो है किसके लिए है? इंडिया के लिए है। और इंडिया क्या बन, इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया क्या बन जाए? ग्लोबल सप्लाई चेन। एक इंडिया इस ग्लोबल सप्लाई चेन को क्या करे? लीड करे। यही लिखा गया है चाइना पर जो है डिपेंडेंसी को कम करने के लिए।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का जो विदेशी ऋण है, विदेशी ऋण मतलब विदेशों से भारत ने जो ऋण लिया है, किसमें लिया है? यूएस डॉलर में। तो वो लगातार कर्ज जो है वो घटता गया जा रहा है। जीडीपी का रेशियो कितना रह गया है? 18.7% रह गया। अगर टोटल जीडीपी 100 रुपए है तो उसमें 18.7 रुपए क्या है? विदेशी लोन है, एक्सटर्नल डेट है। और विदेशी लोन चूंकि डॉलर में होता है, इसीलिए डॉलर में वोलेटिलिटी आने पे, मतलब रुपया कमजोर और डॉलर मजबूत होने पर हमें ज्यादा पे करना पड़ता है। तो इससे ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है कर्ज का, डेट का। तो जितना एक्सटर्नल डेट कम होता जाएगा उतना ही देश मजबूत होता चला जाएगा। अगला पीएलआई स्कीम, कोविड के बाद, आफ्टर कोविड-19 के बाद इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालने के लिए सरकार ने, आपने सुना होगा, एक पैकेज जारी किया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज, और कितने का था ये? 20 लाख करोड़ का था ये पैकेज। 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया, क्लियर है। और 20 लाख करोड़ इकोनॉमी में इन्फ्यूज किए, डाले, जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े, रोजगार बढ़े और इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ बढ़े और इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाए। तो भारत में इसी समय, कहते हैं ना आपदा में अवसर, इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है पीएलआई स्कीम। फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार ने बोला कि जो नई इंडस्ट्री लगेगी, जो नया प्रोडक्शन करेगी, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, बूस्ट होगी, रोजगार मिलेंगे, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, उसके लिए तमाम तरीके से, चाहे वो टैक्स में रिबेट हो, चाहे वो सब्सिडी देने की बात हो, तमाम तरीके से सरकार उसे रिबेट देगी, उसे इंसेंटिव्स देगी। और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। सरकार ने इसको टेक्सटाइल में लागू किया, कपड़ा उद्योग में लागू किया, सरकार ने उसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लागू किया, सरकार ने इसको स्टील इंडस्ट्री में लागू किया, अलग अलग सरकार ने इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लागू किया। और इसका बहुत बड़ा फायदा भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को हुआ। और आज इसी का एक ये स्कीम ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से इंडिया आफ्टर कोविड, जहां दुनिया में ग्लोबल रिसेशन इस समय भी मौजूद है, दुनिया में जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो रही है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है और अपने जो है फुल पोटेंशियल के साथ इस साल का जो ग्रोथ है वो 8.2% का ग्रोथ के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं G20 इकोनॉमीज, उनमें इंडिया आज उसमें इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है। अगला, ये टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूं कई बार, हर भाषण में प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र करते हैं। भारत का टारगेट का, इंडिया का टारगेट है कि हमें क्या बनना है? एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। कब तक? 2047। और ये भी बता चुका हूं 2015 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल हुए और 2047 में आजादी के 100 साल हो जाएंगे। और इनके बीच का जो 25 साल का टाइम पीरियड है, इसको अमृत काल बोला गया है। तो ये टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, अमृत काल का टाइम पीरियड। ये वो गोल्डन एरा होगा जहां भारत एक विश्व गुरु के रूप में, एक सुपर पावर के रूप में, चाहे वो डिफेंस में सुपर पावर हो, इकोनॉमी में सुपर पावर हो, दुनिया के सामने। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। क्लियर? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली गई रिपोर्ट को कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये वर्ल्ड बैंक निकालता है, आउटलुक कौन निकालता है? IMF। और IMF ने इंडिया की ग्रोथ को एस्टिमेट किया है। और ये जो साल शुरू हो गया है 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर,
इसमें उसने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को, पोटेंशियल को देखते हुए जो एस्टिमेट दिया था पहले कितना परसेंट की जीडीपी ग्रोथ, 6.5% का, उसको बढ़ा के 6.8 कर दिया है। और अभी देखते जाओ आगे आने वाले टाइम में 2-4 महीने में ये इससे भी ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि इस साल भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का जो अनुमान है, एस्टिमेट है, वो 7 to 8% के बीच रहने वाला है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत सरकार का जो मंत्रालय है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो सेंट्रल एम्प्लॉयज को देखता है, इसने एक मिशन चलाया है, मिशन कर्मयोगी। डीओपीटी के मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह है। और डीओपीटी जो है डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय के अंतर्गत आता है। भारत में जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, सेंट्रल एम्प्लॉय है, उनकी बिल्डिंग कैपेसिटी, निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो एक प्रकार से ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। प्रोडक्शन कैपेसिटी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से ये फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से वो एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। मिशन कर्मयोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चर्चा है एक टर्म की, ये क्वेश्चन जब चर्चा है तो पूछ सकता है। एनडीसी फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसको एनडीसी के अलावा कहीं कहीं पे आईएनडीसी भी लिखते हैं, है क्या? मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटेंडेड, अगर आई लगा हो तो इसका मतलब है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब देखिए ये है क्या। आपको पता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सुना है आपने? इसकी हर साल सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होती है। क्लियर? पिछले साल जो मीटिंग हुई वो दुबई में हुई, आपने सुना होगा। सीओपी जो हुई, कौन सी सीओपी? 21। कौन सी सीओपी बता रहा हूं? 21वीं मीटिंग। पिछले साल जो दुबई में हुई है वो सीओपी 28 थी। मैंने लेक्चर भी लिया था इस पे। आप क्लाइमेट चेंज को, दुनिया में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सीओपी 21 होती है 2015 में, और होती कहां पर है? पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और यहां पे एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम आप जानते हो, पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस जलवायु समझौता। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, पर्पस था कि अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है, जलवायु को परिवर्तन होने से रोकना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ तो दुनिया का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर लिया है आपको पता है। ज्योग्राफी में आपको ऑफिसर बैच में मैंने ऐसा आपको बताया। तो क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है, उसको रोकना होगा आपको 2100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सॉरी, मैं 2100 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। एवरेज टेम्परेचर ग्रोथ, एवरेज टेम्परेचर ग्रोथ प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा 1960 के आसपास माना जाता है। उससे पहले जो टेम्परेचर था उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्रोथ जो है नहीं होने देनी है। कब तक? वो साल है 2100, नेक्स्ट सेंचुरी तक। ये पूरी जो 21st सेंचुरी चल रही है कंप्लीट होने तक, कि पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में कितनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए? 1.5 डिग्री सेल्सियस की। अगर इतनी वृद्धि हो गई तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही क्या है? एक टर्म होता है ना, सुना होगा आपने, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। ग्लोबल मतलब दुनिया का, वार्म मतलब गर्म होना, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना। ये डेफिनेशन भी पूछी गई है एनवायरमेंट में, ज्योग्राफी में। क्लियर है? इसी की वजह से हो रहा है क्या? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को अगर रोकना है, जलवायु परिवर्तन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना होगा। मतलब कार्बन के इमिशन को रोकने से, कार्बन उत्सर्जन को रोकने से, बढ़ने से रोकना होगा। ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट को कम करना होगा।
ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करना होगा। तो पेरिस क्लाइमेट डील में एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि हर देश अपना अपना एनडीसी अनाउंस करेगा, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि भैया तुम कितना इसमें कंट्रीब्यूट करोगे क्लाइमेट चेंज को कम करने में, तुम क्या क्या तुम्हारे टारगेट्स होंगे। उसी में हमने एनडीसी अपना अनाउंस किया। क्लियर है? और हमारा ये अचीवमेंट देखिए आप, एनडीसी अनाउंस किया था सारे देशों ने 2030 तक अचीव करना था, और हमने अपना जो एनडीसी अनाउंस किया उसको 9 साल पहले 2022 में ही अचीव कर लिया। वो क्या था, मैं यहां लिख देता हूं। पहला पॉइंट यहां तो अपडेटेड लिखा हुआ है, अपडेटेड एनडीसी है जो 2022 में दोबारा फिर से बढ़ाया है, क्योंकि 2022 में वो तो हमने क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, अचीव कर लिया था। वो क्या था मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं। भारत का एनडीसी जो पेरिस क्लाइमेट डील COP 21 में एडॉप्ट किया था वो क्या था, टोटल पावर जो कैपेसिटी होगी, पावर जनरेशन कैपेसिटी, भारत की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसका कितना परसेंट, 40%। 2030 तक हमें किससे प्रोड्यूस करना था, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना था, नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, अचीव कर लिया। दूसरा, भारत को 2000 लेवल कितना रखा गया, बेस ईयर 2005, 2005 के बेस ईयर को ध्यान में रखते हुए 2030 तक भारत अपना जो कार्बन इमिशन है उस कार्बन इमिशन में 33% की क्या करेगा, कटौती करेगा, कम करेगा। दूसरा, तीसरा, 2.5 गीगाटन कार्बन सिंक तैयार करेगा भारत, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। 2.5 से 3 गीगाटन का कार्बन सिंक मतलब कार्बन सिंक तैयार होगा, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करने से, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन सिंक कहते हैं, कार्बन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। प्लांटेशन के जरिए होता है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट में भोजन का, फूड का निर्माण करते हैं, फूड जनरेशन करते हैं। इसके लिए वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर लेते हैं। तो ये 3 थे। अब देखिए हमने इसको अचीव किया तो हमने अपडेट भी कर लिया। अपडेट क्या किया हमने, देखिए कि जो कार्बन इमिशन है, कार्बन इमिशन 2005 के स्तर से हम कब कितना करेंगे 2030 तक, 33% से हमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 45% तक कार्बन इमिशन को कम कर दिया। क्लियर? ये लिखा हुआ है कि भारत में मानव जनित जो कार्बन इमिशन है वो कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में कार्बन इमिशन होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा देखिए, जो 40% का टारगेट था नॉन फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल का, वो बढ़ा के 2030 तक कितना कर दिया, 50%। भारत में एडाप्टेशन के लिए 2 वर्ड होते हैं। देखिए आजकल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए 2 वर्ड है, एक है एडाप्टेशन और एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन को समन कहते हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजीज का, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करके, हरित तकनीक का यूज करके, नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करके, इन्वेंट करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। जो पुरानी मशीनरी यहां यूज हो रही है वहां नई मशीनरी का यूज किया जाए जो ज्यादा एफिशिएंट हो, कम कार्बन एमिशन करने वाली हो। इसको मिटिगेशन कहते हैं। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत एडवांस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो डेवलपिंग और LDC नेशंस पर नहीं है, ना टेक्नोलॉजी है ना इतना पैसा है। तो मिटिगेशन के लिए फंड बनाया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए डेवलपिंग को पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। मुद्दा यही है, डेवलप्ड कंट्री देने को तैयार नहीं है अभी तक।
एडाप्टेशन आसान होता है, एडाप्टेशन का मतलब अनुकूलन होता है। अनुकूलन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक को बढ़ाना है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना है, प्लांटेशन को बढ़ावा देना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, तो वो एडाप्टेशन होता है। भारत में एडाप्टेशन के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया है। 8 साइकिल ऑफ परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड का मतलब है हर एक का अपना कार्बन इमिशन का टारगेट हो कि आप इतना कार्बन इमिशन को क्या करोगे, कम करोगे, और इसको कहते हैं आजकल कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है जो कम कार्बन इमिशन कर रही है और वो अपने उसने जो टारगेट रखा है कि इतना कार्बन इमिशन कम करेंगे उसको अचीव कर रही है, तो उसके बहुत सारे उसे बेनिफिट्स दिए जाएं, जैसे वो आसानी से लोन मिल सके उसे, या अपने हिस्से का जो कार्बन इमिशन की कटौती की है उसको वो बेच सके, जिससे उसे प्रॉफिट भी होगा। तो हर कंपनी ऐसा करना चाहेगी, कार्बन इमिशन को कम करना चाहेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। इस तरीके से इंडस्ट्री क्या होंगी, प्रमोट होंगी, इंडस्ट्री मोटिवेट होंगी कार्बन इमिशन को कम करने के लिए, और वो इससे कार्बन इमिशन कम हो जाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब है हमारी खेती ऐसी होनी चाहिए जिसपे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ना पड़े। ऐसे बीज तैयार होने चाहिए जो ड्राउट रेजिस्टेंस हो, जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो, जिससे अगर क्लाइमेट चेंज होता भी है तो उसका एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी नई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तभी तो हम टारगेट पूरा कर पाएंगे 50% का। तो एक इंपॉर्टेंट जो इसी साल लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में क्या लगाए जाएंगे, सोलर रूफ टॉप लगाए। सोलर रूफ टॉप का मतलब छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। और ये इस स्कीम को आप लोग भी जान सकते हैं अपने छतों पर, क्योंकि छतें खुली होती हैं तो वहां पे सीधे सनलाइट पड़ता है। आप सोलर पैनल्स खरीदो बड़े बड़े, सरकार सब्सिडाइज रेट पे आपको इस स्कीम के अंतर्गत क्या देगी, सोलर पैनल देगी। इसमें क्या होगा, इसके बाद आप एनर्जी को प्रोडक्शन करोगे, जनरेशन करोगे, सरप्लस जितना आप चाहो उतना, तो सरकार इस योजना के अंतर्गत आपको 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री देगी यूज करने के लिए। यह स्कीम है भारत में सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन को बढ़ावा। इसके अलावा राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति है ना, नेशनल ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र तट से अंदर, समुद्र में, ऑफशोर तट के अंदर। आप देखोगे विंड, आपने विंड एनर्जी सुना है, पवन ऊर्जा सुना है। अब कोई आपसे पूछे भारत में विंड एनर्जी के सोर्स कहां पे होंगे, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, पूछा जा चुका है। तो भाई विंड एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, पवन चक्की लगाई जाती है, विंड मिल, हवा चलती है तो विंड मिल क्या होती है, ये लगी हुई है सामने, हवा चलने पर ये घूमता है और इससे हिंज होती है क्या, टरबाइन्स। जब ये घूमेगा तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन जब घूमेगी तो टरबाइन में कॉइल लगी है, कॉइल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, टरबाइन कॉइल घूमेगी तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो हवा जहां चलेगी वहीं पे पावर प्रोडक्शन किया जा सकता है विंड एनर्जी का। हवा कहां चलेगी, जहां सेटलमेंट नहीं होगा, जहां मानव बस्तियां नहीं होंगी, जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे, बहुत तेज हवा चलेगी। तो बताओ थार डेजर्ट में, राजस्थान में बहुत तेज हवा चलती है, आपने देखा होगा। यहाँ पे पहाड़ था, टीला था रेत का, दूसरी जगह पहुंच गया, क्योंकि ना तो वहां पेड़ पौधे हैं ना वहां सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट, कोई बैरियर नहीं है, तेजी से हवा चलेगी। इसीलिए भारत में राजस्थान एक बड़ा सोर्स है किसका, विंड एनर्जी का। दूसरा, रन ऑफ कच्छ, गुजरात में कच्छ का रण, वहां भी सेटलमेंट नहीं है, वहां भी पेड़ पौधे नहीं है, वहां भी हवा बहुत तेज चलती है, दूसरा वो हो गया। तीसरा, कोस्टल रीजन्स,
कौन से रीजन्स? कोस्टल रीजन्स, तटीय। और कौन से? ऑफशोर। ऑफशोर मतलब तट से अंदर समुद्र में, लेकिन ज्यादा गहरे में नहीं, क्योंकि ज्यादा गहरे में प्लांट ही नहीं लग पाएगा, विंड मिल नहीं लग पाएगी। ऑफशोर, तट से अंदर समुद्र की ओर, ज्यादा गहराई में नहीं, कम गहराई में, कोस्टल रीजन्स में क्या लगाए जाते हैं? ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट्स लगाए जाते हैं, विंड मिल्स लगाई जाती हैं। और ऐसा पोटेंशियल, भारत की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, आप देखोगे 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो भारत के सारे कोस्ट, जो कोस्टल स्टेट्स है, उन सब में पोटेंशियल है किसका? विंड एनर्जी का। इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहां स्टैब्लिश किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में है, तमिलनाडु की कैपिटल में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। और ना लास्ट में है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इकोनॉमिक सर्वे में भी जिक्र है। लाइफ, प्रधानमंत्री के द्वारा इस लाइफ मिशन को या लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। लाइफ का फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसका पर्पज है कि जनता, सोसाइटी, लोग ऐसे लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें जो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। बहुत ज्यादा ऐसी किसी चीजों का यूज ना करें जो कार्बन एमिशन ज्यादा करती हो। एसी, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, एयर कंडीशनर्स है ना, रेफ्रिजरेटर्स, उनका कम से कम यूज किया जाए। पेट्रोल, डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट किया जाए। बायोगैस बेस्ड व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हुआ जाए। तो ऐसी लाइफ, पॉलिथीन का ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि पॉलिथीन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। डिफॉरेस्टेशन ना करें, पर्यावरण इको फ्रेंडली काम करें। डिफॉरेस्टेशन ना करें, पेड़ पौधे काटे नहीं बल्कि प्लांटेशन करें। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री जी ने एक कैंपेन चलाया था, एक पेड़ मां के नाम, कि हर व्यक्ति अगर अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाएगा तो सोचो कितने पेड़ देश में लगेंगे। तो इस तरीके के कैंपेन, मतलब बेसिकली प्रधानमंत्री जी का ये अवेयरनेस कैंपेन था। लाइफ, ये दुनिया को दिया उन्होंने, मोदी जी ने, कि भाई ऐसा लाइफ स्टाइल, कि लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सही हो जाएगी। तो इसकी फुल फॉर्म और ये किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लिखा भी है, अगर दुनिया में लाइफ को एडॉप्ट कर लिया जाए तो 2030 तक जितना कार्बन इमिशन होता है उसका 1/5 जो पार्ट है वो कम हो जाएगा कार्बन इमिशन। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है। दुनिया भर में काम करने वाली एजेंसी जो बताती है एनर्जी के बारे में, अपना स्टडी करती है, अपना एनालिसिस देती है, वो ये कह रही है, IEA ये बात कह रही है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये कह रही है। अगला RBI, तो इस फील्ड में नवीकरणीय, ये रिन्यूएबल एनर्जी का फील्ड होता है। RBI ने रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, है ना, बायोमास एनर्जी, इसके लिए इस पूरे सेक्टर को PSL में रखा है। ये मैंने आपको बैंकिंग में पढ़ाया है, प्रायोरिटी
सेक्टर लैंडिंग भी कहते हैं और इसको प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग भी कहते हैं। लैंडिंग मतलब लोन देना। आरबीआई जो बैंक टोटल लोन बांटते हैं, इसको मैंने आपको पढ़ाया, इसको एनडीटीएल कहते हैं बैंकिंग में, अपने को आपको पढ़ाया मैंने, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ये ऑफिसर्स बैच में आपको इकोनॉमिक्स में बैंकिंग में मैंने पढ़ाया। बैंकों के द्वारा टोटल बांटा गया लोन, टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन बाय बैंक्स इज कॉल्ड एनडीटीएल। क्लियर? जिसमें मैंने आपको करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा जिसे कहते हैं कासा अकाउंट, क्लियर, और दूसरा एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये दोनों पढ़ाए हैं। इसको मैंने आपको डिमांड डिपॉजिट बताया था, इसको टर्म डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट। इनमें जो टोटल पैसा जमा होता है उसका कितना पैसा लोन बांट दिया, इसी को एनडीटीएल कहते हैं। तो आरबीआई की ये गाइडलाइंस है हर एक बैंक के लिए, कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, कि वो अपने एनडीटीएल का मतलब टोटल बांटे हुए लोन का कितना 40%, कितना 40% उसे क्या करना पड़ेगा, पीएसएल करना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का लोन बांटा है किसी बैंक ने तो 40 रुपए का लोन उसे पीएसएल करना पड़ेगा। पीएसएल क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ऐसे सेक्टर्स जहां लोन देना प्रायोरिटी है, सस्ते में लोन देगा बैंक और पहले लोन देगा बैंक, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे एक्सपोर्ट निर्यात का फील्ड जो है, जैसे एमएसएमई का फील्ड, जैसे एजुकेशन का फील्ड, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग का फील्ड, जैसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर का फील्ड, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम, स्वरोजगार की ग्रामीण क्षेत्रों में स्कीम जो है सरकार चलाती है। इनमें हर बैंक को पीएसएल करना होता है और इस टारगेट को पूरा करना होता है। अगर कोई बैंक इस टारगेट को पूरा नहीं करता है तो आरबीआई उस पर फाइन लगाता है। क्लियर? तो मैंने आपको यहां पे ये पॉइंट भी समझा। अगला एक टर्म आया इसमें चर्चा में, कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग मैंने अभी जो कार्बन क्रेडिट बताया था वही है। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वैसे भी मेरा गला खराब है और इसको पढ़ने में एनर्जी जाएगी। मैं आपको बता देता हूं जो मैंने अभी बताया। कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब है कि कंपनी, अगर कोई इंडस्ट्री है वो कार्बन इमिशन को कम करती है तो हर एक कंपनियों का इसमें क्या है कि भाई गाइडलाइंस जारी की जाए, कंपनियों को उनके कार्बन उत्सर्जन का टारगेट दिया जाए कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, लिमिट लगा दी जाए। जो कंपनियां अपने टारगेट को पूरा करेंगी, उससे कम करेंगी, तो उन्होंने जो कार्बन इमिशन का को बचाया है, सेव किया है, उसको एज अ कार्बन सर्टिफिकेट, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट वो दूसरी कंपनियों को क्या कर सकती है, बेच सकती है। और वो कंपनी जो खरीदेगी, जो ज्यादा कार्बन इमिशन कर रही है अपनी लिमिट से, वो उसका पैसा किसे देगी, उस कंपनी को देगी, कंपनसेट करेगी। इसी को कार्बन ऑफसेटिंग कहा गया है। तो कार्बन ऑफसेटिंग एक प्रकार का एक प्रोसेस हो सकता है कार्बन इमिशन को कम करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल सेक्टर की बात करें तो भारत ने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया कि जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको मैंने पढ़ाया है आपको इकोनॉमिक्स में, आईएमआर। आईएमआर का मतलब होता है, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि जन्म के बाद पर 1000 बर्थ्स, ये मैंने सब डेफिनेशन आपको लिखवाई है ऑफिसर्स बैच में, पर 1000 लिविंग बर्थ, भारत में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चे 0 से 1 साल के बीच में उनकी डेथ हो जाती है, इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। कितना? 0 से 1 साल के बीच। वो घटकर, ये जो थी 39 थी 2013 में, जो घटकर 28 हो गई। इसका मतलब है सरकार की जो स्कीम्स हैं, सरकार का जो सबसे, इसमें एक पॉइंट क्या है, क्योंकि भारत में
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत तेजी से बढ़ी है। संस्थागत प्रसव बढ़ा है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी जो डिलीवरी होती है वो घर पे ना होके हॉस्पिटल में होती है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस आती है जो फ्री होती है, आप फोन कर दो गांव में एम्बुलेंस पहुंचती है और वो सरकारी अस्पताल पहुंचा देती है। वहां डॉक्टरों की निगरानी में डिलीवरी होती है, जिससे महिला की, जो गर्भवती महिला है उसकी मृत्यु का चांस भी कम हो जाता है और बच्चे की मृत्यु का चांस भी कम हो जाता है। मतलब MMR मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है। इसके लिए एक योजना भी है, मैं यहां लिख देता हूं, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, जो ये कहती है कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हो, अगर आप संस्थागत प्रसव कराते हो, अस्पताल में जाके, सरकारी अस्पताल में जाके आप डिलीवरी कराते हो, तो सरकार आपको इंसेंटिव देती है। जहां तक मुझे याद है 1500 रुपए मिलते हैं डिलीवरी के बाद, 1500 या 2 इंस्टॉलमेंट में 3000, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, सुना है मैंने, वो मिलते। क्लियर है? चलिए आगे। तो देखो दूसरा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा, जो घट के 167 2014 में था, 97 रह गया है। बस याद रखना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पर 1 लाख प्रेग्नेंट लेडीज है ना, 1 लाख जो गर्भवती महिलाएं हैं और जिन्होंने क्या दिया है, जिन्होंने डिलीवरी की है, मतलब बच्चे को जन्म दिया है, उसमें से कितनी महिलाओं की डेथ आफ्टर डिलीवरी 0 से 42 दिन के भीतर हो जाती है, इसको MMR कहते हैं। क्लियर? इसमें एक रोल इसका है, दूसरा रोल एक और है। इसका दूसरा रोल इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। टीकाकरण अभियान है ये, 1985 से चल रहा है, जिसमें 10 से ज्यादा टीके सरकार फ्री लगाती है। आशा वर्कर्स आपने सुना होंगे, गांव-गांव में आशा वर्कर्स जो हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जो गांव में होती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, लगातार चेकअप्स होते हैं, फ्री चेकअप्स के लिए सरकार की योजना चल रही है। क्लियर है? और जो फ्री चेकअप की स्कीम है उसको भी मैं लिख देता हूं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जब तक वो ड्यूरेशन जो है प्रेगनेंसी का, उसमें फ्री चेकअप सरकार करती है सरकारी हॉस्पिटल्स में, और डिलीवरी के अगले, डिलीवरी होने के 6 महीने बाद भी चेकअप्स फ्री होते हैं। इसके अलावा UIP में क्या है, फ्री टीके लगते हैं बच्चे को भी और महिला को भी, जैसे टिटनेस है, डिफ्थीरिया है, काली खांसी है ना, बहुत सारे 10 से ज्यादा टीके लगते हैं, रूबेला है, मीजल्स है ना, ये सारे टीके लगते हैं। इनिशिएटिव्स इस फील्ड में सरकार ने, आयुष्मान भारत योजना आपको पता है 2019 में सरकार ने लॉन्च की थी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाली स्कीम थी। यूनिवर्सल मतलब सबको, हेल्थ मतलब इलाज की सुविधा हो, हर व्यक्ति तक इलाज पहुंचे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे बेस्ड है आयुष्मान भारत योजना, जिसके 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने थे 1.5 लाख, और दूसरा कंपोनेंट था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 1.5 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख कह रहा हूं, 5 लाख रुपए तक का हर साल बेनिफिशियरी फैमिली जो है उसको मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, हेल्थ इंश्योरेंस करती है सरकार। PM जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। जन औषधि केंद्र पे आपको पता है 60% से लेकर 90% तक डिस्काउंटेड प्राइसेस पे क्या मिलती हैं, जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं। ई संजीवनी, ये कोविड के समय में शुरू की गई ई संजीवनी मतलब टेली मेडिसिन सुविधा है, जिसमें ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होती है, OPD मिलती है आपको। आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपना छोटा मोटा जो आपका प्रॉब्लम है, कोई रोग लग गया है आपको, कोई बीमारी हो गई है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके और उसके बाद आप मेडिकल पे जाके, जन औषधि केंद्र पे जाके दवाई ले सकते हैं। तो ये
एक प्रकार की टेलीमेडिसिन सुविधा है ई संजीवनी, जो कोविड के समय शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोला जा रहा है। एक यूनिवर्सल अकाउंट होगा आपका, और उसमें जितना भी देखो होता क्या है, अभी आप इलाज करा रहे हो, अभी आपने डॉक्टर से इलाज कराया, डॉक्टर ने इलाज किया लेकिन सही नहीं हुए, उसके बाद आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरा डॉक्टर फिर से आपका इलाज करेगा, उसे नहीं पता कि पुराने डॉक्टर ने कौन कौन सी दवाई आप पे ट्राई की। तो इससे एक तो आपका बर्डन बढ़ेगा, बीमारी ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, और दवाइयों का आपके शरीर पे क्या होगा, बहुत निगेटिव इंपैक्ट होगा। तो क्यों ना एक ऐसी यूनिवर्सल, एक इंडिविजुअल की, हर एक इंडिविजुअल की एक जो है हेल्थ रजिस्ट्री तैयार की जाए, एक हेल्थ का अकाउंट हो। इस अकाउंट को नाम दिया गया है आभा अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। 14 डिजिट का एक नंबर होगा, आधार की तरह होगा, मोबाइल नंबर से कनेक्ट होगा आपका, वो डिजिटल रिपोजिटरी होगी, डिजिटल रजिस्ट्री होगी आपके पूरे हेल्थ की हिस्ट्री। जैसे ही आपको कोई बीमारी हुई, तो मेरी आज मान लो आज मेरी आभा अकाउंट खुल गया, अब आज के 10 साल बाद मैं कोई मान लो कोई बीमारी किसी को हो जाती है, और उस बीमारी का मैं इलाज कराने डॉक्टर के पास गया, तो आज से 10 साल तक का जो हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड होगा कि मुझे कौन सा प्रॉब्लम कब हुई, कौन सी प्रॉब्लम कब हुई, क्या क्या ट्रीटमेंट हुए, वो पूरे मेरे डिजिटल रिपोजिटरी में होंगे। एक प्रकार से इंटीग्रेटेड डिजिटल अकाउंट होगा आपका, हेल्थ अकाउंट होगा, जिसपे आपके हेल्थ के बारे में सारी हिस्ट्री पता होगी, उस पर लिखी होगी, और जैसे ही आप डॉक्टर को दिखाओगे, वो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके सही दवाई, सही इलाज कर सके। राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2006। एजुकेशन के फील्ड में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो एजुकेशन के फील्ड में 2020 जो भारत की 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी, ये 3rd है। एक प्रोग्राम एजुकेशन की फील्ड में चलाया जा रहा है, निष्ठा प्रोग्राम, जो टीचर्स की ट्रेनिंग से संबंधित है, ध्यान रखना। दीक्षा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्लियर है? दीक्षा प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें टीचर्स क्या करेंगे, अपनी डिजिटल जो वीडियोज हैं उनको शेयर कर सकेंगे एक दूसरे से, जिससे और अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण अभियान, पोषण अभियान न्यूट्रिशन के लिए है, कुपोषण को खत्म करने के लिए न्यूट्रिशन को बढ़ावा दें। प्रोग्रेस अगर आप देखोगे तो हायर 2015 के बाद से हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट कम हुआ है, और एनरोलमेंट जो है वो बढ़ा है 26.5%। इवन यहां पर महिलाओं का एनरोलमेंट भी एवरेज जो बढ़ा है उससे ज्यादा बढ़ा है, किसका, महिलाओं का। इसका मतलब है ड्रॉप आउट आप समझते हो, प्राइमरी एजुकेशन होती है 1 से कक्षा 8, सेकेंडरी होती है 9 से 12, और 12 के बाद जो होती है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको कहते हैं हायर एजुकेशन। तो देखिए कक्षा 8 में पूरे देश में जितने बच्चे पास हुए, उनमें से कितने बच्चों ने एडमिशन लिया कक्षा 9 में, और इसका मतलब इसको कहते हैं एनरोलमेंट रेशियो, प्राइमरी से सेकेंडरी में। और कितनों ने नहीं लिया, उसी को कहेंगे क्या, ड्रॉप आउट। फिर सेकेंडरी से ग्रेजुएशन में देखा जाता है कि 12th पास होने के बाद कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और कितने नहीं ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं वो ड्रॉप आउट है। क्लियर? तो एनरोलमेंट बढ़ने का मतलब है एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, और स्पेशली महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। R&D में सरकार तेजी से इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है कौन निकालता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था निकालती है, और इसमें भारत की रैंक कम होते हुए 40 पहुंच चुकी है। 2024 में लगभग भारत में 1 लाख पेटेंट लिए गए इन्वेंशंस पर, डिस्कवरीज पर।
नए नवाचार पर। इनिशिएटिव्स की बात करें तो रिसर्च को, डेवलपमेंट को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान नाम से एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है। ये आपको पता होगा, 2 साल पहले का जो बजट था उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई थी और इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है क्या? अनुसंधान। इंटरिम बजट में 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है किसके लिए? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान के लिए। और स्लोगन दिया गया है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की मैंने बात की, जो 2015-16 में इतना था, 2019-21 में बढ़ के इतना हो गया। साइंस के फील्ड में मतलब स्टेम कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इसकी। इस फील्ड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड बैंक के 2018 के आंकड़ों के अनुसार ये कितना हो गया है। और महिलाओं का विज्ञान और इंजीनियरिंग में, साइंस और इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सरकार एक प्रोग्राम चला रही है जिसका नाम है किरण और 22 किरण। 22 का मतलब है वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग और प्रोग्राम का नाम है किरण। अगला, पॉलिटिकल वुमेन, महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो ये पूछा नहीं गया है। 106वां संविधान संशोधन 2023, जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में और विधानसभा में। लोकसभा के जो चुनाव होंगे, और ये लागू कब से होगा? 2029 से लागू होगा। कितने साल के लिए दिया गया है? 15 साल। 15 साल बाद वापस रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फिर से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, इससे कम तो नहीं किया जाएगा। ये तो क्लियर है, क्लियर है। किसमें? लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। ध्यान रखना है, राज्यसभा चुनाव में, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसके लिए था? एससी और एसटी के लिए था, और अब किसके लिए हो गया है? महिलाओं के लिए भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है, 106वां। नाम याद रखना है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ गया है, 37 हो गया, 37 हो गया है, जो 2017-18 में घट के 23.53 पर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब कार्यबल, काम करने के लिए अवेलेबल जो वर्क फोर्स होता है, लेबर फोर्स उसे कहते हैं टोटल। उस टोटल जो लेबर फोर्स काम कर रहा है देश में, उतने उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है। तो एक प्रकार से ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ओर दिखा रहा है कि महिलाओं का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, और ये 37% हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर ली मैंने, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर ली, और टोटल जो अकाउंट खोले गए हैं उसमें आधे से ज्यादा अकाउंट महिलाओं के हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको पता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक योजना है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, स्वरोजगार की स्कीम है, जिसमें 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं स्वरोजगार के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस साल के बजट में ये जो 10 लाख वाली कैटेगरी थी, इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। इस छोटे लोन को शिशु कहते हैं, शिशु लोन। इस बीच वाले लोन को किशोर लोन कहा गया था, और इसको कहा गया था तरुण। तो तरुण कैटेगरी की लिमिट 10 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है? 20। इसके अलावा महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चल रही है, स्टैंड अप इंडिया, जो किस पे फोकस करती है? महिलाओं की इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे, एससी और एसटी।
महिला, इसके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसमें सरकार ने इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए फंड इसके लिए जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है जिसमें महिला अगर उद्यमी है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और एससी और एसटी समुदाय का कोई व्यक्ति या महिला है और व्यक्ति है कोई मेल या फीमेल है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को, उसमें इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए वो कोई नई इंडस्ट्री डालता है तो उसके लिए सरकार फंडिंग करती है, मतलब पैसा प्रोवाइड कराती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो नीति है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? टोटल 17 हैं, जो पूरे किए जाने हैं 2016 से 2030 तक। यूनाइटेड नेशन ने ये अपनाए कब थे? यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाए थे 2015 में। इससे पहले 2001 से 2015 तक क्या थे? एमडीजी थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो इन 17 गोल्स को इसीलिए आप देखोगे आप हर चीज का टारगेट 2030 होता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट है 2030। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे जीरो हंगर, भुखमरी को खत्म करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, एजुकेशन में जो गैप है महिला पुरुष में वो खत्म करना है, जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना है ना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई देनी है, हर व्यक्ति तक एनर्जी पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक इलाज की सुविधा पहुंचानी है। ये सारे 17 गोल्स हैं। तो इसके लेके इंडिया में जो नीति आयोग है, इंडिया के स्टेट्स 2030 तक कितना वहां तक पहुंच रहे हैं, इन गोल्स को अचीव करने के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जिसमें स्टेट्स और यूटीज को रैंक दी जाती है। इसमें जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है वो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और हरियाणा। अगला, अगर वर्कफोर्स की हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत में जो टोटल वर्कफोर्स है उसका रेशियो किस किस फील्ड में कितना है? तो देखिए, भारत में जो टोटल काम करने वाले लोग हैं, वर्कफोर्स है, कार्यबल है, उसमें से 45% कार्यबल कहां लगा हुआ है? एग्रीकल्चर में है, 28.9 सर्विस में है और 11.4 मैन्युफैक्चरिंग। ये रेशियो भी पूछा जा सकता है। पीएलएफएस की मैंने बात कर ही ली। बेरोजगारी दर घट रही है, बेरोजगारी दर 17.8% थी कब? 2017 में, 2022 में घट के ये 10% रह गई है। और मैंने बताया ये पीएलएफएस एनएसओ निकालता है, हर 5 साल में निकालता है। 2017 में पहला निकला था, 2017 के बाद अब 2022 में आया है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को दिखाता है। ये मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी है। कोविड के समय शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो भारत में माइग्रेशन किसकी वजह से? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, इसको काउंटर करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। जहां रहते हो वहीं रोजगार को बढ़ावा देता है। सेम यही है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो फॉर्मल सेक्टर को, जो एम्प्लॉयमेंट के फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देता है। मतलब ये वो प्रोग्राम है जिसमें एम्प्लॉयर्स को कहा जाता है कि वो एम्प्लॉयज को जोड़े किससे? पीएफ से, प्रोविडेंट फंड से जोड़े, ईपीएफओ से जोड़े, मतलब उन्हें फॉर्मल सेक्टर में लेके आए जिससे उनकी सोशल सिक्योरिटी सिक्योर हो पाए। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, जो अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देता है। मुद्रा योजना आपको पता ही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, अभी मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन पूछेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स,
मशीन लर्निंग, ड्राइवरलेस कार, क्लियर। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक, इन सब पे फोकस करती है। फोर्थ, तो इस समय कौन सा रिवोल्यूशन चल रहा है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, चौथा चल रहा है। और भारत में चौथे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एआई, रोबोटिक्स, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई है, यूवाई, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। गिग इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकता है गिग इकोनॉमी क्या होती है। गिग इकोनॉमी होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स, जिसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कि भाई हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, आप मुझे ये बताओ कि ये आपका काम है, इसमें आप हमें मुझे कितने पैसे दोगे। तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि गिग इकोनॉमी का ये पार्ट होता है कि भाई आपने मुझे कोई काम दिया, मैंने बोला कि मैं आपको 6 महीने में ये करके दूंगा, इसके लिए मुझे आपको 5 लाख देने पड़ेंगे। ये तय हो गया, तो आप मुझे 5 लाख दे दो, अब मैं 6 महीने में आपको ये काम करके दूंगा। 6 महीने में कब मैं छुट्टी रहूं, कब मैं काम करूं, ये मेरी मर्जी है, आपको 6 महीने में। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कहते हैं। इसका कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है, हमारा यूथ इस ओर जा रहा है। इसके अलावा ये जो जोमेटो है, स्विगी के डिलीवरी बॉय हैं, ये सब इसी गिग इकोनॉमी का पार्ट है। डेली बेसिस पे काम है, मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। कोई फॉर्मल सेक्टर की जॉब नहीं है, पीएफ अकाउंट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उस चीज से नहीं जुड़े हैं, वो इकोनॉमी गिग इकोनॉमी होती है। केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी का मतलब है कि भारत में जो ओल्ड एज सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज मतलब ग्रेटर देन 60 ईयर, और जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे 0 से 14 साल का माना जाता है, मान लो, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। इन्हीं दोनों की पॉपुलेशन कैसी होती है? इनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं, निर्भर जनसंख्या कहते हैं। इन पे इकोनॉमी में कितना ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, इनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा काम किया जा रहा हो या गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कहते हैं केयर इकोनॉमी। तो ये वर्ड यूज किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही, इसका डाटा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, तो इसको डिस्कस करने की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2015 में ये शुरू की गई थी, यहाँ लिखा भी है। और इसी के लिए 2015 में नई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी। इस समय इसके मिनिस्टर जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ जयंत चौधरी हैं, क्लियर। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको पता है भारत में आईटीआई फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं इन्हें। इसके अलावा एक जन शिक्षण संस्थान करके एक स्कीम चलाई जाती है, ये भी एक स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, जिसमें अप्रेंटिस को, युवाओं के अप्रेंटिस को मतलब प्री जॉब ट्रेनिंग जो होती है, एक प्रकार से इसको भी स्किल डेवलपमेंट से ही जोड़ा जाता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने सुना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? क्राफ्ट्समैन्स के लिए, जो शिल्पकार होते हैं, बुनकर होते हैं, जो हैंडलूम वर्कर्स होते हैं, जो भारत के गांव लेवल पर जो लोहार हैं, शिल्पकार हैं, हैंडलूम वर्कर्स हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है।
पीएम विश्वकर्मा योजना। यहां पे ये पॉइंट दिया गया, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का, चावल का, कॉटन का, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दूध का, दालों का और मसालों का। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वनडे एग्जाम में। इरिगेशन कवरेज, क्योंकि एक स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो भारत में इरिगेशन कवरेज बढ़ गया है, और ये जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 49.3% था 2015-16 में, ये 20-21 में बढ़ के 55% हो गया है। इसका मतलब है भारत की एग्रीकल्चर की मॉनसून पर डिपेंडेंसी क्या हो रही है, मॉनसून पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। अच्छी बात है। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में जो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है बहुत तेजी से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जितनी तेजी से फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, उससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन सॉइल का जो पॉल्यूशन है, मृदा प्रदूषण है, वो बढ़ने लगा। इससे सॉइल की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी कम होने लगी। तो उसके लिए सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के, पीएम परिणाम स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये सारी स्कीम्स चलाई जा रही है। यूरिया गोल्ड लाया गया है, जिससे फर्टिलाइजर का जो मिसयूज है वो कम हो सके, कम से कम फर्टिलाइजर का जितनी जरूरत है उसके अनुसार यूज किया जा सके। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चल रही है, जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। अगला, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फ्री राशन की स्कीम है, कोविड के समय शुरू की गई अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के, जिसमें लगभग कितने बेनिफिशियरी हैं, इंपॉर्टेंट 80 करोड़ पॉपुलेशन को फ्री राशन दे रही सरकार। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गया है चाइना के बाद, और भारत जो है फिनिश्ड स्टील का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। नेट का मतलब होता है कितना मंगाते हैं और कितना बेचते हैं, उसमें हम एक्सपोर्टर हो गए। नेट ज्यादा बेच रहे हैं, जो मंगा रहे हैं और जो बेच रहे हैं उनमें माइनस कर दो तो पॉजिटिव है, मतलब नेट एक्सपोर्टर हैं। छत्तीसगढ़ में नागरनार स्टील प्लांट लगाया गया है सरकार के द्वारा, पीएलआई स्कीम इसकी स्टील के लिए है। हैवी इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो उसमें क्या क्या किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है जहां मेडिसिन बनाई जाती है, दवाई उद्योग। जेनरिक मेडिसिन बताई मैंने, जो सस्ती होती है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू बहुत बड़ा पैसा खर्च करके कोई कंपनी बनाती है ब्रांडेड मेडिसिन या वैक्सीन, जिसकी एक अपनी ब्रांड वैल्यू भी होती है, उन सबको मिलाकर ओवरऑल कॉस्ट बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन जब इस ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसका फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा कोई भी कंपनी, अब R&D की जरूरत नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दवा ऑलरेडी चल रही है मार्केट में। पेटेंट मतलब मोनोपोली, उसका IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खत्म हो गया, कोई भी बनाती है सीधे प्रोडक्शन करती है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है नहीं, वो तो ब्रांड वैल्यू नहीं है, पैसा इनपुट कॉस्ट बहुत कम है, इसीलिए जेनरिक दवा क्या होती है, महंगी। तो ऐसी दवा जो पेटेंट खत्म होने के बाद कोई भी कंपनी उस दवा को, केमिकल फार्मूला अवेलेबल होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा बना देती है, सीधे प्रोडक्शन करके मार्केट में उतार देती है, जो एक सस्ती दवा होती है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत कम होती है। ऐसी दवा को जेनरिक दवा कहते हैं। उतना ही इफेक्टिव होती है जितना ब्रांडेड मेडिसिन होती है। मतलब किसी कंपनी की ब्रांडेड दवा और एक नॉर्मल किसी कंपनी की कोई ब्रांडेड पैरासीटामोल
और एक नॉर्मल जेनरिक पैरासीटामोल, दोनों का इम्पैक्ट सेम होगा, दोनों उतनी इफेक्टिव होंगी जो ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक है। सस्ती क्यों है उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। जेनरिक दवा जो एक्सपोर्ट है, भारत का टोटल एक्सपोर्ट में 20% योगदान है, और भारत सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन कहां बेचता है? अमेरिका के लिए और यूके, ब्रिटेन के लिए बेचता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर बन गया है, टेक्सटाइल सबसे ज्यादा, दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग बन गया है, और टॉप 5 जो एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के उनमें एक है। और भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चला रही है सरकार, प्रधानमंत्री मित्र। जो मित्र पार्क बन रहे हैं वो टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं। इसमें इसे मैंने पहले ही बताया, इसके लिए भी PLI स्कीम है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात कर रहा है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आगे बढ़ते हैं। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्पज है MSMEs को फॉर्मलाइज करने का, एक पोर्टल पे आने का, जिससे कि उन कंपनियों को सरकार क्या सके, वो क्या फॉर्मलाइजेशन हो सके, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन सके। क्लियर है? तो उद्यम पोर्टल किसके लिए है? फॉर्मलाइजिंग ऑफ MSMEs के लिए। और इसमें अब तक 4.69 करोड़ MSMEs क्या हो चुके हैं? रजिस्टर हो चुके हैं। और भारत सरकार पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में भी MSMEs को पैसे की कमी ना पड़े, इसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बना रही है, क्रेडिट गारंटी दे रही है, क्रेडिट गारंटी की स्कीम लेके आई है, और इसके लिए 9,000 करोड़ का फंड बना। एक पोर्टल है जिसका नाम है समाधान पोर्टल, दूसरा संबंध पोर्टल, और तीसरा चैंपियन पोर्टल। ये कौन से पोर्टल है? टू रिजॉल्व द इश्यूज लाइक डिलेड पेमेंट इश्यूज, प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग एंड स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवांसेस फॉर MSMEs। ये सारे पोर्टल माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से संबंधित। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब होता है भारत सरकार की कंपनीज और बैंक्स, जो भारत सरकार के कितने थे? 31 मार्च 2024 तक 254 थे, 23 तक। और उनमें ज्यादातर किसमें? 66% सर्विस सेक्टर। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है? 55%, जो हम पीछे देख चुके, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म के लिए कौन सी स्कीम? प्रसाद स्कीम एक चल रही है, स्वदेश दर्शन स्कीम चल रही है। प्रसाद स्कीम में जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम में थीमेटिक सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, थीमेटिक सर्किट्स, जैसे रामायणा सर्किट, जैसे रूरल एरिया सर्किट, जैसे ट्राइबल सर्किट, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट, जैसे कृष्णा, भगवान कृष्ण से जोड़ के कृष्णा सर्किट, उनसे जो संबंधित जो भी तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ के इस तरीके से बनाया जा रहा है। इसके अलावा विष्णुपाद एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ये इस साल के बजट में इंपॉर्टेंट। अगला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें तो इंडिया में जो टेक बेस्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो तीसरे स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे ब्रिटेन है टेक बेस्ड स्टार्टअप में। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, मोबाइल की बात करें तो टेली डेंसिटी जो 2014 में 75% थी, बढ़कर क्या हो गई 87.5। इंटरनेट डेंसिटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, इसका मतलब 68.2% पॉपुलेशन पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है मार्च 2024 तक। और इस फील्ड में 100% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूप से। क्लियर है? मतलब कोई भी विदेशी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन में 100% FDI के साथ भारत की मार्केट में आ सकती है ऑटोमेटिक रूट से। मैंने ये आपको इकोनॉमी में पढ़ाया है, FDI के 2 रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट जो RBI रूट भी कहा जाता है, मुंबई रूट भी कहा जाता है, और एक रेगुलेटरी रूट जो गवर्नमेंट रूट कहा जाता है, दिल्ली रूट कहा जाता है।
अगला इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जिसे मैंने आपको बताया बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसे कैपेक्स कहते हैं। ये बढ़ते हुए जीडीपी का 3.4%, मतलब भारत सरकार अपनी टोटल जीडीपी का 3.4% किस पे खर्च कर रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट में भारत की अम्ब्रेला परियोजना है भारत माला, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। भारत माला का पर्पज है बॉर्डर एरियाज में, भारत के बॉर्डर एरियाज में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ब्रिज बनाना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे बनाना। इसके अलावा इसी भारत माला परियोजना के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे भारत में, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में बहुत ज्यादा फोकस है। बॉर्डर एरियाज में हवाई पट्टियां बनाना, एयर स्ट्रिप्स बनाना, जिससे कि हमारी सुरक्षा क्या हो सके। चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो उन एरियाज में वर्ल्ड क्लास रोड और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। एक्सप्रेसवेज बनाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाना, समर्पित माल ढुलाई गलियारे जिसमें केवल रेलगाड़ियां चलेंगी, मालगाड़ियां चलेंगी, जैसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। इस तरीके से ये आप देख सकते हो भारत माला। रेलवे परिवहन, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ये मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया भी है। ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये सब मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी में ऑफिसर्स बैच में। इसमें एक मिशन चल रहा है, मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरे रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करना है, जिससे सारी रेलवे इलेक्ट्रिक रेलवे के रूप में चले। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात मैंने पहले ही बताई, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी में ऑफिसर्स बैच में। क्लियर? इसके अलावा आपको पता है वंदे भारत, जो मैंने ये भी आपको पढ़ाई है ज्योग्राफी में। नमो भारत, ये भी मैंने आपको पढ़ाई है। बुलेट ट्रेन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। पहला प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद, जो काम लगभग पूरा होने वाला है, अगले मतलब बहुत तेजी से काम चल रहा है, 2022 तक पूरा होना था, जापान के सहयोग से है ये। मुंबई से अहमदाबाद पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, अगले 2-3 साल में ये पूरा हो जाएगा। और दूसरा स्टार्ट होने वाला है दिल्ली से बनारस के बीच में। तो ये मैंने आपको सब पढ़ाया है ज्योग्राफी में। जल परिवहन की बात करें तो सागरमाला है। सागरमाला में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की ये स्कीम है। सागरमाला में एक तो नए पोर्ट्स बनाने हैं, तो इस साल मैं अभी यहीं पे लिख दे रहा हूं, बधावन पोर्ट बनाया जा रहा है, बहुत चर्चा में था। नया पोर्ट सरकार ने बजट में खूब सारा पैसा दिया इस पोर्ट के लिए, महाराष्ट्र में ये बनाया जा रहा है बधावन पोर्ट। नए पोर्ट बनाने हैं, और जो पुराने पोर्ट हैं, पुराने बंदरगाह हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन करना है, आधुनिकीकरण करना है। 2015 में ये लॉन्च हुई। ये तो मैंने बता दिया कि 2030 तक 500 गीगावाट का क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करना है, जिससे कि जो टारगेट था वो 40% से बढ़ा के हमने कितना कर दिया था एनडीसी का, 50%, जो पीछे हम पड़ चुके। विंड एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया चौथे नंबर पे है, सबसे ज्यादा दुनिया में चौथे नंबर पे विंड एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मैंने आपको बताई थी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घर में सोलर रूफटॉप बनाए जा रहे थे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, मैंने बताया था, वैसे ही किसानों के लिए, किसान जो अपना ट्यूबवेल चलाते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन के साथ, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने जहां पर ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जहां पे नहीं होता है, उस खाली लैंड में सोलर प्लांट लगाएं, और उसी सोलर प्लांट से वो अपना ट्यूबवेल चलाएं, वहां से जो बिजली प्रोडक्शन हो रहा है, सरप्लस जो भी बिजली प्रोडक्शन हो उसको आप बेच भी सकते हो सरकार को और अदर प्राइवेट इंडस्ट्री को। इसके लिए ऐसे सोलर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर के फील्ड में सोलर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्कीम लाई, पीएम कुसुम स्कीम।
सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही है सरकार। मणिपुर कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, आपको पता है। इसके अलावा खेलो इंडिया प्रोग्राम चला रही है। 2019 में लॉन्च किया जल जीवन मिशन, इसका पर्पस था 2024 तक हर घर नल से जल। तो हर गांव में आप देखोगे घर घर तक टैप वाटर पहुंचाया जा रहा है। घरों में पानी के कनेक्शंस, गांव में टंकियां बन रही हैं, पानी के कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरों में घर बनाना गरीबों के लिए। अटल मिशन अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जो पुराने शहर हैं उनको क्या करना, उनका मॉडर्नाइजेशन करना, इसका एक पर्पज है। स्मार्ट सिटी, देश में 2015 में लॉन्च की गई 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे। स्मार्ट सिटी का मतलब है सैटेलाइट टाउन बनाना है, जो टेक्नोलॉजिकल हर तरीके की जो एडवांस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो वो टाउन। तो अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन दोनों इंटीग्रेटेड है। अमृत मिशन का मतलब है जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है, वहाँ सारे प्रकार की चाहे सीवेज की पाइपलाइन की समस्या हो, वाटर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, उसको अमृत मिशन के अंतर्गत मॉडर्नाइज किया जाएगा। और इसके अलावा सैटेलाइट टाउन के द्वारा उसको जोड़ा जाएगा। इंटरनेट बेस्ड सारी एआई बेस्ड ट्रैफिकिंग से लेके हर चीज की सोल्यूशन हो, इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्पेस में आए तो विक्रम एस, जिसको प्रारंभ मिशन माना नाम दिया गया है, और विक्रम एस भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, स्पेस रॉकेट है। जैसे सरकारी इसरो के स्पेस रॉकेट कौन से हैं, पीएसएलवी और जीएसएलवी आपने सुना है, वैसे ही प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, जिसे एक स्टार्टअप स्काई रूट ने बनाया है। एस मतलब साराभाई, विक्रम साराभाई फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, उनके नाम पर विक्रम आ गया। इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड भी एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, उसने बना दिया है। और उसका नाम रखा गया है क्या, नाम यहां नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, अग्निबाण। अग्निबाण उसका नाम है, जहां से रॉकेट क्या होगा, सैटेलाइट को लेकर लॉन्च होगा, लेकिन ये प्राइवेट होगा। हमारा जो सरकारी है वो क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। मिशन लाइफ के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने 2021 में कहां पे लॉन्च किया था, COP 26 में लॉन्च किया था। और ये COP 26 कहां हुई थी, ब्रिटेन के ग्लासगो स्कॉटलैंड ब्रिटेन में हुई थी। स्कॉटलैंड ब्रिटेन में ना आके किस में आता है, यूके में आता है, यूनाइटेड किंगडम में। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके, यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो गया, जिससे आपके हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। वो डेटा बेस्ड बन सकते हैं, वो इसमें दिए गए वर्ड्स या डेफिनेशंस उनकी क्या है उस पर बन सकते हैं, इसमें चर्चा की गई स्कीम्स पे वो बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको हर एक चीज इसमें समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी 1000 ऑफ फ्री टेस्ट आरबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिस पे आप जाके अपनी प्रैक्टिस को चेक कर अपने तैयारी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है लेटेस्ट पैटर्न के साथ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर्स बैच चल रहा है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था 2024-25 सीजीएल के लिए। ऑल सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे, मैथ्स, जीएस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी प्लस कंप्यूटर और प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर की वीडियो भी मिलेंगी और करंट अफेयर की ई बुक भी मिलेगी। आप हर मंथ की मंथली वीडियोस में मेरे साथ आप पढ़ेंगे करंट, इसके साथ साथ आपको ई बुक भी मिलेगी हर मंथ की, जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके स्टैटिक के। 15% डिस्काउंट के लिए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ इतने रुपए में है, और
अपनी वैलिडिटी को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।